हम भारतीय मुसलमान भारत में सुरक्षित भी हैं, सुखी भी हैं। हम होली भी मना रहे हैं, हम रमजान भी मना रहे हैं, हम अब ईद भी बहुत खुशी के साथ मनाएंगे। उसके बावजूद अगर हम अपने देश में छातियां पीट रहे हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अगर आप वो लोग हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अच्छा हुआ खमैनी मर गया, अच्छा हुआ एक इस्लामिक कंट्री का एक लीडर मर गया, अब इस्लाम का नाश हो जाएगा, अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो भी ये वीडियो आगे मत देखिएगा। या बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि उन्होंने जाके एक वीडियो मेरे सामने आया था एक छोटे बच्चे का, जिसमें वो ये कहता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और बहुत ही खराब टोन में, बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों में वो कहता है कि मोदी गया था और वो मिला था खमैनी साहब से और उसने खमैनी साहब के सारे ठिकाने देख लिए और उसने जाके अमेरिका को बता दिया। तो इस तरह की अगर इरैशनल और इस तरह की अगर इलॉजिकल और अनइन्फॉर्म्ड ओपिनियन आप रखते हैं और आप भारतीय मुसलमान होने के बाद भी जो है मातम मना रहे हैं, तो भी मैं चाहती हूं कि आप इस वीडियो को ना देखें अगर आप ये नहीं चाहते कि आपके विचार खुलें। तो देखिए, कभी कभी हमें ये भी बताया जाता है कि ईरान शियाओं का देश है, ईरान शिया सपोर्टर है। अगर हम इसकी डेप्थ में जाते हैं तो सबसे पहला सवाल मेरे मन में ये आता है कि अगर ईरान शिया सपोर्टर है तो ईरान ने आज तक पाकिस्तान का विरोध क्यों नहीं किया? वो पाकिस्तान जो शियाओं को वाजिब कत्ल मानता है, वो पाकिस्तान जो शियाओं का दिन दहाड़े कत्ल-ओ-आम करता है। नो डाउट कि हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स ईरान के साथ जियोपॉलिटिकली सही रही हैं, लेकिन हम ये ना भूलें कि ईरान ने कभी भी बड़े मुद्दों पर, चाहे वो कश्मीर मुद्दा हो, चाहे वो दिल्ली राइट्स हो, चाहे वो CAA हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो पुलवामा हो, जब भी इस तरह के मुद्दे आए तो ईरान ने कभी भी भारत का खुल के साथ नहीं दिया है और बहुत डिप्लोमेटिकली, बहुत ही कूटनीति के साथ भारत का विरोध किया है। और बहुत सारी एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स भी ईरान के लीडर्स के द्वारा, इवन अली खमैनी के द्वारा बहुत सारी एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स पास्ट में दी गई हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुबूही खान राष्ट्र जागरण अभियान की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान, या फिर ईरान वर्सेस ऑलमोस्ट ऑल द मुस्लिम कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूं कि अगर आप वो लोग हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अच्छा हुआ खमैनी मर गया, अच्छा हुआ एक इस्लामिक कंट्री का एक लीडर मर गया, अब इस्लाम का नाश हो जाएगा, अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो भी ये वीडियो आगे मत देखिएगा। और अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि भारत में रहते हुए आप ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमैनी की डेथ पर छाती पीट रहे हैं कि हम ईरान जाके मार देंगे, या फिर हम ईरान जाके लड़ेंगे, हम इजराइल को मार देंगे, हम अमेरिका को मार देंगे, या बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि उन्होंने जाके एक वीडियो मेरे सामने आया था एक छोटे बच्चे का, जिसमें वो ये कहता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और बहुत ही खराब टोन में, बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों में वो कहता है कि मोदी गया था और वो मिला था खमैनी साहब से और उसने खमैनी साहब के सारे ठिकाने देख लिए और उसने जाके अमेरिका को बता दिया। तो इस तरह की अगर इरैशनल और इस तरह की अगर इलॉजिकल और अनइन्फॉर्म्ड ओपिनियन आप रखते हैं और आप भारतीय मुसलमान होने के बाद भी जो है मातम मना रहे हैं, तो भी मैं चाहती हूं कि आप इस वीडियो को ना देखें अगर आप ये नहीं चाहते कि आपके विचार खुलें। क्योंकि मैं दोनों ही एक्सट्रीम्स वाली बात यहाँ पे नहीं करने वाली हूँ। मैं आपके सामने कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रखने वाली हूँ और इस वीडियो के अंत में आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी कि आपको इस विषय को लेकर एटलीस्ट किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए। मैं अपनी कोई ओपिनियन आपके ऊपर थोपूंगी नहीं, लेकिन मैं आपके सामने जो फैक्ट्स हैं उसको एज इट इज रखने की कोशिश करूंगी, बिल्कुल अनअडल्टरेटेड, जिसमें मेरी अपनी ओपिनियन नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमैनी और उनकी बेटी, दमाद और पोती के मौत पे संवेदनाएं जताती हूं, क्योंकि कभी भी युद्ध या फिर किसी की मृत्यु सेलिब्रेट करने का विषय नहीं होता है।
और भारत तो ऐसा देश है जो हमेशा से ये कहता आया है कि भारत युद्ध का नहीं, भारत बुद्ध का देश है। और आप ये भी जान लीजिएगा कि ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है, जो आगे आने वाली परिस्थितियां हैं, जो एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, आगे आने वाले समय में जो युद्ध होने वाला है, आप ये भी जान लीजिएगा कि ये युद्ध वो नहीं जीतेगा जो युद्ध जीतेगा, ये युद्ध वो जीतेगा जो युद्ध रोकेगा। आज पूरी दुनिया कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रही है, पूरी दुनिया परेशान है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, अपने अपने मन से अपने अपने देश बसा लेने के बाद भी खुश नहीं है, आपस में मारकाट मच रही है। तो द एंटायर वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सम आंसर्स, और वो आंसर्स जो हैं वो केवल और केवल भारत के पास हैं, हमारी स्पिरिचुअलिटी के पास हैं, हमारे अध्यात्म के पास हैं, और हमारी वसुधैव कुटुंबकम की सनातन आइडियोलॉजी के पास है। अब जो फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको कारण बोलना चाहती हूँ कि हमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी की मौत पर हमारी संवेदनाएं एज अ कंट्री, एज भारत क्यों होनी चाहिए। सबसे पहला कारण तो ये है कि भारत की जितनी भी मुस्लिम पॉपुलेशन है उसका तकरीबन 30% शिया संप्रदाय है, और शिया संप्रदाय के एक बहुत बड़े तबके की जो रिलीजियस फीलिंग्स हैं, या ये कहिए कि एक इमोशनल भावनाएं हैं, वो अली खमेनी के साथ जुड़ी थी। तो कहीं ना कहीं वो लोग इमोशनली हर्ट हैं, और जब कोई इमोशनली हर्ट होता है तो उसको मातम मनाने का अधिकार होता है। और हमारे देश की भी संवेदनाएं हमारे मुसलमानों के 29% शिया संप्रदाय के साथ होनी चाहिए। दूसरा कारण जो भारत की संवेदनाएं इस पूरे सिनेरियो में ईरान के साथ होनी चाहिए, उसका दूसरा कारण ये है कि ईरान जो भारत का जो क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है उसका ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा, मोर देन 50% ईरान के या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंपोर्ट होता है, जिसका बहुत बड़ा कंट्रोल ईरान के पास है। और क्योंकि ईरान हमें सस्ते दामों में क्रूड ऑयल दे दिया करता था, तो कहीं ना कहीं सऊदी की जो एक मोनोपोली है ऑयल के ऊपर, वो हमारे साथ वो मोनोपोली नहीं चला पाते थे, और हमें क्योंकि वहां कंपटीशन होता था कि भारत हमसे ले, भारत हमसे ले, तो हमें सस्ते रेट पर क्रूड ऑयल मिल जाया करता था। तीसरा कारण जो इस युद्ध में हमारी संवेदनाएं ईरान के साथ होनी चाहिए वो ये है कि अमेरिका का जो बैकग्राउंड रहा है, अमेरिका की जो हिस्ट्री रही है, मुझे लगता है कि अमेरिका पे हम आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं। अमेरिका ने बहुत बार दोस्त बन के भारत का नुकसान किया है, चाहे वो टैरिफ वॉर हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत जो है वो पाकिस्तान पर जो है एक्चुअली रिटेलिएट कर रहा था, जो उन्होंने पहलगाम में हमारे जो लोग हैं उनका रिलीजन पूछ के पाकिस्तानी टेररिस्ट्स ने पूछ करके, अगर आप हिंदू हैं ये पूछकर उन लोग हैं मारा था। तो इसी कारण उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। और जब हम लोग काफी हद तक वो जंग जीतने की कगार पर थे, तब अमेरिका के प्रेशर के कारण ही हमें और हमारी चुनी हुई सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पड़े थे, और हम एक्चुअली पाकिस्तान को जो कहते हैं कि टू गिव द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन देने से बहुत थोड़ा सा ही चूके थे, जस्ट बिकॉज ऑफ अमेरिकाज इंटरवेंशन। क्योंकि अमेरिका चाहता नहीं है कि कहीं भी लड़ाई रुके। अमेरिका इजराइल गाजा की लड़ाई चाहेगा कि हमेशा चलती रहे, ईरान की और मिडल ईस्ट की दूसरी कंट्रीज की लड़ाई चाहेगा कि हमेशा चलती रहे, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हमेशा चलती रहे, क्योंकि वो आर्म्स एंड अम्यूनिशन बनाते हैं, वो हैं जो बड़े बड़े हथियार इजाद करते हैं, और क्योंकि वो इजाद करते हैं तो उनको बेचना है, और हथियार सिर्फ तभी बिक सकता है जब एक देश दूसरे देश से लड़ रहा हो। तो ये हमें समझने की जरूरत है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारत की संवेदनाएं इसलिए भी ईरान के साथ होनी चाहिए क्योंकि हमारा दुश्मन केवल और केवल रैडिकल इस्लामिस्ट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ही नहीं है। हमारा दुश्मन अमेरिका फंडेड, अमेरिका सपोर्टेड कॉरपोरेट माफिया भी है, बाजारवाद जिसको हम कहते हैं, जो हमारे घरों में घुस गया है, और जो एक्चुअली हमें कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा फ्रैंकेस्टाइन बन गया है कॉरपोरेट माफिया। तो हमें ये भी समझना है कि
हम साइड्स लेने के चक्कर में कहीं ऐसी कोई ओपिनियन ना बना लें, ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे देश का आगे नुकसान हो। अब हम जरा ये भी बात कर लेते हैं, क्या ईरान भी एकदम दूध का धुला है? क्या ईरान जो है भारत का वाकई में दोस्त है, जैसे कि हम टीवी चैनल्स में सुनते आए हैं? देखिए, नो डाउट कि हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स ईरान के साथ जियोपॉलिटिकली सही रही हैं, लेकिन हम ये ना भूलें कि ईरान ने कभी भी बड़े मुद्दों पर, चाहे वो कश्मीर मुद्दा हो, चाहे वो दिल्ली राइट्स हो, चाहे वो सीएए हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो पुलवामा हो, जब भी इस तरह के मुद्दे आए तो ईरान ने कभी भी भारत का खुल के साथ नहीं दिया है और बहुत डिप्लोमेटिकली, बहुत ही कूटनीति के साथ भारत का विरोध किया है। और बहुत सारी एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स भी ईरान के लीडर्स के द्वारा, इवन अली खमेनी के द्वारा बहुत सारी एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स पास्ट में दी गई हैं। अब दूसरा मैं एक बात यहाँ पे ही करना चाहती हूँ कि अगर हम ये भी सोचें, जैसे हमारे देश के 30% शिया मुस्लिम भाई बहनों की संवेदनाएं अगर ईरान के साथ होती हैं, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या ईरान एक शिया सपोर्टर देश है? इस पे भी मैं आपके सामने सिर्फ फैक्ट्स रखूंगी। इस वीडियो के अंत में आपको ये पता चलेगा कि मैं अपनी कोई ओपिनियन नहीं बता रही हूं, मैं आपको इस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम के सारे पहलू दिखा रही हूं। उसके बाद आप अपनी अंतरात्मा से पूछिएगा, अपने आप से पूछिएगा कि आपको किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए। तो देखिए, कभी कभी हमें यह भी बताया जाता है कि ईरान शियाओं का देश है, ईरान शिया सपोर्टर है। अगर हम इसकी डेप्थ में जाते हैं तो सबसे पहला सवाल मेरे मन में यह आता है कि अगर ईरान शिया सपोर्टर है तो ईरान ने आज तक पाकिस्तान का विरोध क्यों नहीं किया? वो पाकिस्तान जो शियाओं को वाजिब कत्ल मानता है, वो पाकिस्तान जो शियाओं का दिन दहाड़े कत्लोआम करता है, शिया बच्चियों के साथ वहां पर दिन दहाड़े रेप्स होते हैं, शियाओं को वो लोग इंसान नहीं मानते हैं। तो ईरान जैसा मजबूत देश, जो सोचिए इतने दिन से अमेरिका से लड़ रहा है और अभी तक टिका हुआ है, उसने कभी भी शियाओं के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक मोर्चा क्यों नहीं संभाला? पाकिस्तान के खिलाफ उसने खुलकर लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? इनफैक्ट अगर आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय ईरान के लीडर्स ने ये स्टेटमेंट दी थी कि अगर भारत पाकिस्तान से वॉर को कंटिन्यू करता है तो ईरान पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। तो ये भी सोचने वाली बात है। दूसरी बात, ईरान आज के समय भी बहरीन पर अटैक कर रहा है और बहरीन एक शिया डोमिनेटेड कंट्री है। बहरीन में सबसे ज्यादा शिया समाज के लोग हैं और ईरान की इन वॉर से, इन अटैक से, इन टेरर अटैक से बहरीन में बहुत सारे शिया लोगों की ही जान जा रही है, क्योंकि बहरीन एक शिया डोमिनेटेड देश है। ईरान इराक वॉर के बारे में हम सब लोग जानते हैं। क्या इराक एक शिया बहुल देश नहीं था? क्या इराक शिया लैंड, शिया कंट्री नहीं था? तो अगर ईरान शियाओं का भी दोस्त होता तो मुझे लगता है कि वो उन देशों पर अटैक नहीं कर रहा होता जिसमें ज्यादातर शिया आबादी बसती है। अब कुछ लोगों को लगता है कि ईरान जो है वो मुस्लिम कंट्री है। ईरान के जो अली खमेनी जो गए हैं, जिनकी जान गई है, वो एक मुस्लिम लीडर थे। तो अब इस पे भी हम ये सोचें कि अगर वो मुस्लिम लीडर थे तो मिडिल ईस्ट की बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया जैसी मुस्लिम कंट्रीज को अटैक क्यों कर रहे हैं? अपने ही भाई बहनों के चिथड़े क्यों उड़ा रहे हैं? कहीं तो सीधा सीधा चिथड़े उड़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर ये कंट्रीज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट भी कर रही हैं तो उनकी जो डेब्रीज गिर रही हैं उससे भी बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हो रहा है। और वो जान जितने भी लोगों के जा रही है वो सब मुसलमान है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक मुस्लिम कंट्री है? ये अली खमेनी एक मुसलमानों के समर्थक नेता थे। और बहुत सारी जो मेजर स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है मिडिल ईस्ट में, वो कहीं ना कहीं ईरान द्वारा फंडेड एंड सपोर्टेड है। मिडिल ईस्ट में जितनी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं वो ऑलमोस्ट सारी की सारी ईरान द्वारा सपोर्टेड है। उनको ईरान द्वारा ट्रेन किया जाता है, फंड किया जाता है, आर्म किया जाता है और मुस्लिम लोगों को ही मिडिल ईस्ट के मारा जाता है। IRGC क्वाड फोर्स, जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स क्वाड फोर्स है ईरान की, ये ट्रेन करते हैं, फंड करते हैं, आर्म करते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हुती हो, चाहे वो हिजबुल्ला हो। ऐसे बहुत से आतंकवादी संगठन हैं जो ईरान द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं और मिडिल ईस्ट में मुसलमानों को ही मार रहे हैं।
इस चीज को बैकअप करने के लिए मैं आपको 2 उदाहरण और देती हूं। बहरीन के एक इंटीरियर मिनिस्टर हैं शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा। जब बहरीन के कुछ मुसलमानों ने अली खमीनी की मौत पर छाती पीटी तो इन इंटीरियर मिनिस्टर ने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी। इन्होंने कहा, एनीवन हुज लॉयल्टी इज विद तेहरान रादर देन द कंट्री that feeds them, shelters them and employs them, they should pack their bags and go to Iran। मुझे लगता है कि ये बहुत ही डिफाइनिंग स्टेटमेंट है और ये लॉयल्टीज तय करने के लिए जरूरी भी है। जब कभी किसी देश की दूसरे देश से लड़ाई हो रही हो तो उस देश में रहने वाले लोगों को नेचुरली अपने देश का समर्थन करना चाहिए। और अगर बहरीन में रहने वाले कुछ मुसलमानों को लग रहा है कि वो मुस्लिम लीडर हैं हमारे, तो वो ईरान जाके क्यों नहीं रहते? वो बहरीन में रह रहे हैं, बहरीन में खा रहे हैं, बहरीन उनको प्रोटेक्ट कर रही है, बहरीन ईरान के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके उनको बचा रही है। और उसके बावजूद अगर वो छाती पीट रहे हैं एक दूसरे देश के लिए, तो ये स्टेटमेंट मुझे लगता है बहुत ही बोल्ड है और हर देश के मिनिस्टर्स को, हर देश की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनको इस तरह का स्टैंड अपने देश के लिए लेना चाहिए। अब अमेरिकन मेयर जोहरान ममदानी, जिनको कुछ समय पहले तक सब लोग बहुत सर पे उठा रहे थे कि ये तो बड़े मुस्लिम सपोर्टर हैं, अभी आप लोगों को पता होगा कुछ दिनों पहले जोहरान ममदानी ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उमर खालिद, आई एम थिंकिंग ऑफ यू उमर खालिद। तो बहुत लोग खुश हो गए थे कि ये जोहरान ममदानी जो है मुस्लिम सपोर्टर हैं और ये हमारे हर चीज में आंख बंद करके मुसलमानों का ही साथ देंगे। जोहरान ममदानी कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि इरानियन इस्लामिक रेजीम इज अ ब्रूटल गवर्नमेंट। जोहरान ममदानी कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि इरानियन इस्लामिक रेजीम इज किलिंग इट्स ओन पीपल। तो जोहरान ममदानी भी मुसलमान होने के बावजूद अपने देश यानी अमेरिका के साथ खड़े हैं। अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़ी है तो वो ईरान की ही गवर्नमेंट को ब्रूटल गवर्नमेंट कह रहे हैं और एंटी ईरानियन गवर्नमेंट कह रहे हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक पॉइंट मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहती हूं, वो ये कि जब हम पॉलिटिकल नेताओं को, राजनेताओं को अपने हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर से कंपेयर करते हैं, जैसे भारत में जब हमने विरोध देखा, लखनऊ में एक बहुत बड़ी आबादी शिया समाज की है, लोग सड़कों पर आए, लोग छाती पीट रहे हैं, तो देखिए वो विजुअल्स देखकर मुझे ये तो क्लियर हो गया कि ये मातम अली खमैनी के लिए नहीं है, वो या हुसैन करके अपनी छाती पीट रहे हैं। तो ये मातम शिया समाज हर साल मौला अली की शहादत के लिए वैसे भी मनाता है। ये मातम शिया समाज इमाम हसन, इमाम हुसैन की शहादत के लिए वैसे भी मनाता है। तो ये जो इंटरनेशनली जो एक ये चलाक लॉबी है, ये बस एक काम कर रहे हैं कि ये शिया समाज के इमोशंस को जबरदस्ती अली खमैनी और ईरान के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमें भी सोचना चाहिए। मैं अपने देश के जो 30% शिया समाज के लोग हैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि देखिए, पॉलिटिकल लीडर्स बहुत स्ट्रैटेजिकली सोचते हैं, जियोपॉलिटिकली सोचते हैं, डिप्लोमेटिकली सोचते हैं और उनके जो स्टैंड होते हैं वो चेंजिंग होते हैं। वक्त के साथ अपने फायदे के अनुसार उनके स्टैंड चेंज होते हैं। तो उनको प्लीज अल्लाह के वास्ते हम अपने हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर्स से कंपेयर ना करें। मौला अली हो या इमाम हसन हो या इमाम हुसैन हो, वो बहुत बड़ी हमारे कहते हैं कि शख्सियत रहे हैं, हम उनको लुकअप करते हैं, वो हमारे मैसेंजर्स हैं हमारे मजहब के। और उनको हम ऐसे लीडर से कंपेयर करें जो इतने कट्टर हैं, जो इतने महिला विरोधी हैं। आप ये भी मैं आपको अपनी ओपिनियन नहीं बता रही हूं, जो इस्लामिक ईरानियन रेजीम की जो कट्टर कानून महिला विरोधी रहे हैं, एक सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन इस्लामिक रेजीम में ईरान में रहा है, रिस्ट्रिक्टिंग देयर ऑटोनॉमी, रिस्ट्रिक्टिंग देयर राइट्स एंड इक्वालिटी, मैंडेटरी हिजाब महिलाओं को वहां करना है, कोई नहीं भी करना चाहती है तो भी जबरदस्ती हिजाब करना है। अगर आप ट्रैवल करना चाहती हैं आप महिलाएं, तो आप बिना महरम के, बिना मेल गार्जियनशिप के ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह तक वहां पर अलाउड थे कि छोटी छोटी बच्चियों को आप निकाह कर सकते हैं। इनइक्वल इनहेरिटेंस, जायदाद के मामलों में भी इनइक्वालिटी महिलाओं को वहां झेलनी पड़ती थी। मिनिमम प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, किसी भी महिला के साथ अगर एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में कोई वायलेंस हो रहा है
तो उनको सरकार से या ईरान के कानून से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता था। एम्प्लॉयमेंट रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि काम करने पे जो है रिस्ट्रिक्शंस, काम करने की बहुत ज्यादा आजादी महिलाओं को नहीं थी। और जो सबसे घटिया मैं कहूंगी, सबसे ज्यादा तुच्छ, सबसे ज्यादा निकृष्ट और सबसे ज्यादा कंडेमनेबल जो बात वहां पे महिलाओं के विरुद्ध होती थी, वो था कि एक सिस्टमैटिक प्रैक्टिस की तरह इस्तेमाल किया जाता था कानून को, सरकार को, एज अ डेलिबरेट टूल टू इंटिमिडेट विमेन एंड स्पेशली प्रोटेस्टर्स जो इस कट्टर रजीम के खिलाफ आवाज उठाते थे। वहां पर एक इतनी घटिया कानून था कि जो अगर कोई जेल में कोई प्रोटेस्टर को उठा के डाल दिया गया और वो वर्जिन है, लड़की बच्ची, तो उसका पहले रेप किया जाए ताकि वो जन्नत में ना जाए। अगर वो वर्जिन मरेगी तो वो जन्नत में जाएगी, ऐसे इनकी सोच थी। और अगर कोई बच्ची अगर प्रोटेस्ट कर रही है कि मुझे हिजाब नहीं पहनना, वो पढ़ना लिखना चाहती है, वो इंडिपेंडेंट है, वो स्ट्रांग है, वो मुस्लिम है, वो अल्लाह को मानती है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानती है, मौला अली को मानती है, इमाम हसन इमाम हुसैन को मानती है, लेकिन अच्छे से ड्रेस्ड, मॉडेस्टली ड्रेस भी करती है, लेकिन सिर्फ हिजाब नहीं करना चाहती, तो उसको जबरदस्ती हिजाब थोपने के लिए आप पकड़ पकड़ के उनको जेल में डालते थे। और अगर वो वर्जिन है तो उसका जेल में रेप किया जाता था एग्जीक्यूशन से पहले। कितने सारे हमारे पास नाम हैं। महसा अमीनी का नाम तो हम सबने सुना है। एक इनफैक्ट इंडिया में एक ईरानियन एक्ट्रेस है इल्नाज नोरोजी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनकी स्टेटमेंट्स, उनके इंटरव्यू आप सुनिए। वो कह रही है कि मैं इंतजार कर रही थी कि ये इस्लामिक रजीम ईरान से खत्म हो तो अब मैं ईरान में जाऊं, क्योंकि अब ईरान महिलाओं के लिए रहने के लिए सेफ होगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ, सबके पास इंटरनेट एक्सेस है, गूगल पे जरूर देखिएगा। सोराया मनुचेहरी करके एक नाम है। ये एक महिला थी जिनके पति दूसरी शादी करना चाहते थे। इन्होंने अपने पति को दूसरी शादी की इजाजत नहीं दी, तो पति ने इनके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया एडल्ट्री का। और उस झूठे इल्जाम, सिर्फ पति के कहने भर से, वो झूठा इल्जाम के कारण उनको छाती तक जमीन में दबाया गया और एक रेडिकल्स की भीड़ ने पत्थर मार मार के उस महिला को जानवरों से भी बदतर हालत में जो है पत्थरों से कुचल कुचल के और मार दिया इन प्लेन पब्लिक साइट, पब्लिक व्यू। और ये आप डालकर देखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इनफैक्ट सिर्फ 2025 में ही तकरीबन 61 महिलाएं एग्जीक्यूट करी जा चुकी हैं। 30,000 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स को ईरान की इस्लामिक रजीम मार चुकी है। अभी तो एक एग्जाम्पल और है, जब ये वॉर चल ही रही है तो ईरान की जो विमेन फुटबॉल टीम है वो ऑस्ट्रेलिया में थी जब ये वॉर चल रही थी। तो वहां पर जब वो इस्लामिक नेशनल एंथम प्ले हुआ तो उन्होंने वो गाने से इनकार कर दिया, क्योंकि अभी तक वो उन पर जबरदस्ती थोपा जा रहा था। उनको जब लगा कि हाँ वहां पे वॉर चल रही है और हम फाइनली इस रेडिकल रेजिम से निकलेंगे बाहर, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में वो नेशनल एंथम गाने से मना कर दिया। और वहां पर इवन जब ये काम सोचिए ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ईरान के नेशनल चैनल्स पे ईरान की इस फुटबॉल विमेन टीम को, फुटबॉल सॉकर टीम को, विमेन सॉकर टीम ऑफ ईरान को वॉर टाइम ट्रेटर्स घोषित कर दिया गया। और ये कहा गया कि इनको आने दो वापस ईरान और तब हम इनको बताएंगे, तब हम इनकी धज्जियां उड़ाएंगे। और क्योंकि वहां की लॉज इतनी स्ट्रिक्ट है, महिलाओं के साथ इस तरह की चीजें होती हैं, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम इस ईरानियन सॉकर टीम को वापस ईरान इन परिस्थितियों में नहीं भेजेंगे। और उन्होंने अपने प्रोटेक्शन में ईरान की विमेन सॉकर टीम को ऑस्ट्रेलिया में रखा हुआ है। तो अब ये सारी चीजें सुनने के बाद आप खुद सोचिए कि हमें क्या सोचना चाहिए। आप खुद सोचिए कि हम कैसे बॉक्सेस में फिट हो जाते हैं। या तो हम छाती पीट रहे हैं, हाय खमैनी, हाय खमैनी, और मुझे बुला ले अपने पास ईरान, हाय खमैनी मेरा बेटा, हाय खमैनी मेरा जो है बहुत सगा रिश्तेदार। या तो हम ये बेहूदगी कर रहे हैं। आप सोचिए कि हम भारतीय मुसलमान हैं, शिया सुन्नियों को मार रहे हैं, सुन्नी शिया को मार रहे हैं। इवन इस्लामिक कंट्रीज में एक फिरका दूसरे फिरके के खून का प्यासा है। हम भारतीय मुसलमान भारत में सुरक्षित भी हैं, सुखी भी हैं। हम होली भी मना रहे हैं, हम रमजान भी मना रहे हैं, हम अब ईद भी बहुत खुशी के साथ मनाएंगे। उसके बावजूद अगर हम अपने देश में छातियां पीट रहे हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहती हूं कि जो शिया अज्ञानता में
अली खमैनी के लिए छाती पीट रहे हैं या फिर अपनी रिलीजियस फीलिंग्स को गलत तरह से पॉलिटिकल लीडर के साथ जोड़ रहे हैं, आप उनको फैक्चुअली समझाने की कोशिश करिए। आप जब उनको चिढ़ा रहे हैं ना कि अच्छा हुआ खमैनी मर गया, अच्छा हुआ इस्लामिक नेता मर गया, अब इस्लाम का नाश होगा, जब आप इस तरह की चिढ़ाने की बात कर रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि आप अपने देश की मुस्लिम पॉपुलेशन के उस 30% को चिढ़ा रहे हैं जो मोस्टली राष्ट्र हित वाले सभी मुद्दों में भारत के साथ खड़ा होता है। शिया संप्रदाय बहुत कट्टर नहीं होते हैं। मैं खुद एक सुन्नी समाज से आती हूं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि सुन्नी कट्टर होते हैं, लेकिन शिया समाज के बहुत लोग ऐसे हैं जो राष्ट्रहित के मुद्दों में राष्ट्र के साथ खड़े होते हैं। और हमारे अभियान में भी बहुत सारे ऐसे शिया बच्चे हैं जो हमारे सनातनी मुसलमान विषय पर, सनातनी मुसलमान आइडियोलॉजी में हमारे साथ हैं। वो लोग मंदिर भी जाते हैं, वो लोग तिलक भी लगाते हैं, अपने आप को सनातनी मुस्लिम भी बोलते हैं। तो हम इस तरह की गलती भी ना करें कि अपने देश की उस पॉपुलेशन को हम नाराज करें जो हमारे साथ है। अब मैंने आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखे हैं। देखिए, मैं हमेशा ये मानती हूं कि वॉर कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता। पिछले साल जनवरी में मैं इजराइल गई थी। इजराइल जाकर मुझे पता चला था कि वो भी लड़ाई लड़ना चाहते नहीं है। वहां की जो पार्लियामेंट है, क्नेसेट, वहां पे हम लोग गए थे, इजराइल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिले थे। इंडो इजराइल फ्रेंडशिप के लिए वो एक डिप्लोमेटिक विजिट थी। वहां जाकर मुझे पता चला कि इवन वहां के लोग लड़ाई नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर ईरान ये तय करके बैठा है कि डेथ टू इजराइल, हमें यहूदियों को खत्म करना है, अगर ईरान का इस्लामिक रजीम के नेता का मिशन ही ये था कि हमें यहूदियों को खत्म करना है और उसके लिए वो हमास, हिजबुल्ला, हुती और IRGC जैसे टेरर आउटफिट्स को पनाह दे रहे थे, पोषण दे रहे थे, बढ़ा रहे थे कि हमें यहूदियों को खत्म करना है, तो आप बताइए कि कोई भी देश क्या करेगा। सबसे पहला कर्तव्य हमारा अपने प्रति एक सेल्फ डिफेंस होता है। एंड वॉर इज नेवर द आंसर। चाहे बच्चा फिलिस्तीनी हो, चाहे बच्चा इजरायली हो, चाहे बच्चा ईरानी हो, चाहे बच्चा अमेरिकी हो, चीनी हो, चाहे बच्चा भारतीय हो, दुनिया की किसी भी देश का बच्चा, किसी भी भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय का बच्चा, किसी भी रेस का बच्चा, किसी भी सिविलाइजेशन का बच्चा जीना डिजर्व करता है। जिसको परमात्मा ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने इस दुनिया में भेज दिया, वो जीना डिजर्व करता है। एंड द वर्ल्ड इज गोइंग बॉन्कर्स। दुनिया पागल हो रही है, उनको पता ही नहीं है कि उनको क्या चाहिए। और इसीलिए भारत का रोल इस वक्त लोगों को एक करने का है। भारत का रोल इस वक्त युद्ध को रुकवाने का होना चाहिए, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में सब कुछ फेल हो चुका है। कम्युनिस्ट कंट्रीज फेल हो गई हैं, टूट गई हैं। हम लोगों ने मजहब के आधार पर इस्लामिक स्टेट्स बना ली, थियोक्रेटिक कंट्रीज बना ली, थियोक्रेसी भी फेल हो गई है। आप देखिए, अगर हिंदू नहीं है मारने के लिए, यहूदी नहीं है मारने के लिए, तो फिरका परस्ती में एक दूसरे को ही मार रहे हैं। और हर तरह की जो सोच है वो कहीं ना कहीं फेल हो गई है। जो डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के नाम पे जो कॉरपोरेट्स एंड बाजारवाद का एक बूम आया था, वो भी कहीं ना कहीं इतना फेल हो गया है कि इंसान शॉपिंग कर करके सामान के बोझ के तले ही मरा जा रहा है, डिप्रेशन में है। दुनिया एक डिप्रेशन में है, एक अवसाद में है। और अब मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ भारत का धर्म, और धर्म का मतलब रिलीजन, मजहब नहीं होता। धर्म का मतलब होता है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, राइटियसनेस, सही और गलत में सही को चुनना धर्म होता है। इसलिए उसको सत्य सनातन धर्म कहा गया है, यानी कि सच का साथ देना ही धर्म है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के सारे सिस्टम्स फेल हो गए हैं और अब पूरी दुनिया को धर्म चाहिए। और उस सत्य सनातन धर्म पे चलते हुए, उस वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा पे चलते हुए, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत् के विचार पर चलते हुए भारत को, पूरी दुनिया को युद्ध से बचाना है। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।